नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद गाइड आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और साइंस का भी, इसका दोस्तों ये टॉपिक्स मतलब इसका इंट्रोडक्शन और एक्टिविटी 1.1, 2, 3 कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब जाके केमिस्ट्री शुरू हुई है, जहां बायो और फिजिक्स का पहला पहला चैप्टर हो भी चुका है। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि इसमें दोस्तों हमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में कुछ तो पढ़ना ही होगा। अब देखिए केमिकल रिएक्शन पहले क्या होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन आपने दोस्तों मतलब बचपन में यानी कि आपके 7th 8th में पढ़ा होगा। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है कि फिजिकल चेंज के बाद जो भी चीज़ बनता है, जो भी नया प्रोडक्ट बनता है, वो अपने पेरेंट प्रोडक्ट यानी कि जो जिससे वो बना है वो उसके प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन क्या बोलते हैं केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी नई मतलब जो भी सब्सटेंस नया बनता है उसकी प्रॉपर्टीज पुराने। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो जिस चीज से बना है उसकी प्रॉपर्टी लेकर आता है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो नया सब्सटेंस है वो अपने पुराने सब मतलब जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज खो देता है और कुछ नई प्रॉपर्टीज लाता है। और ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, वो रिवर्सिबल चेंज होता है, ये सब आपने पढ़ा है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल चेंज वाला पार्ट है, समझ रहे हैं। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए दोस्तों आपने समझ लीजिए कि एक टिफिन में कुछ सब्जी रख दिया और सब्जी जैसे कि थोड़ा जूठा है, यानी कि थोड़ा किसी ने खाया और सब्जी जूठा है और जूठे सब्जी को आपने टिफिन में पैक करके रख दिया। आप थोड़े दिन बाद देखेंगे, 1-2 दिन बाद कि उसमें पूरा फफूंद लग जाएगा, फंगस लग जाएगा। तो ये सब जो है ये एक तरह का केमिकल चेंज है, समझ रहे हैं। तो ये सब होता है केमिकल चेंज। लेकिन समझ लीजिए दोस्तों मैंने एक पेपर लिया, उसको ऐसे फाड़ दिया और बाद में फिर फाड़ने के बाद भी जो नया पेपर बना है, जो भी नया सब्सटेंस बना पेपर, उसकी प्रॉपर्टीज तो पुराने पेपर जितनी थी, तो वो होता है फिजिकल चेंज। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमें इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज का पार्ट है। देखिए केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज अपने पुराने जिस सब्सटेंस से वो बना है उससे चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस को आप ऐसा समझ सकते हैं कि द प्रोसेसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड कंटेन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स प्रेडिसेसर। तो केमिकल रिएक्शन मतलब मैंने क्या कहा कि जो प्रेडिसेसर है जिससे वो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अब देखिए कई बच्चों को पहली बात तो यही कंफ्यूजन रहता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों आपने 9th में पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, बाद में लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब। इसमें क्या कहा जाता है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या कहती है दोस्तों कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनका जितना भी मास होगा वो मास कभी चेंज नहीं होगा। मतलब यही होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें हम इसका पढ़ेंगे, लेकिन वो शायद सेकंड वीडियो में आएगा, बैलेंसिंग वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ और क्या बोलते हैं, हाँ और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस के एटम चेंज नहीं हो जाते। देखिए केमिकल रिएक्शन असली में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन असली में क्या होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों ये कोई एक कंपाउंड है, जो ये ए कंपाउंड है, मान लीजिए ए कंपाउंड के ये मैंने एटम लिख दिए, तो ये सब एटम आपस में जुड़े हुए हैं, बस ऐसा मान लीजिए। हाँ क्योंकि कोई कंपाउंड है तो इसमें एटम तो होंगे ही। और दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे बी कंपाउंड है, ये सब क्या है, ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब जो मैं ये बना रहा हूँ ना लाइन वाइन, ये असली में आपको इसके 4 चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कार्बन वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि सब एटम्स हैं, ये एक कंपाउंड ए के एटम्स है, वो बी कंपाउंड के एटम्स है। हाँ अब देखिए दोस्तों जब ये दोनों साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि जो भी नया कंपाउंड बनेगा सी, उसमें एक्चुअल में क्या होगा, उसमें कोई सी के अलग एटम नहीं आ जाएंगे, उसमें क्या होगा कि इनका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ए है, ए के बाद दोस्तों अगर यहाँ बी ए है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, अगर वहाँ ए था वहाँ बी आ गया, कहीं ए आ गया, मतलब समझ रहे हैं कि इसका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि एटम कोई नए नहीं बने, एटम का आपस में कन्फिग्रेशन मतलब है ना चेंज हो गया, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या इतनी बात समझ रहे कि नहीं। अगर आप इतनी बात समझे तो अब मैं एक्टिविटी 1.1 पे चलता हूँ, जो कि एनसीईआरटी
साइंस की पहली क्या बोलते हैं क्लास 10 की पहली एक्टिविटी है केमिस्ट्री की। देखिए दोस्तों एक्टिविटी 1.1 क्या कहती है ना, वो कहती है कि अगर हमने मैग्नीशियम को जलाया, एक मिनट रुकिए, देखिए दोस्तों एक्टिविटी 1.1 जो है वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन के मतलब वही सब इशारा करती है। केमिकल रिएक्शन में वो क्या कहती है कि अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, मैग्नीशियम को कई स्कूलों में जला के दिखाते भी है, जैसे मैं जब 10th में था तो हमें भी दिखाया गया है। वैसे दोस्तों मुझे 10th में तो दिखाया गया है मेरे स्कूल में, लेकिन मैं 7th में दूसरे क्लास में मतलब दूसरे स्कूल में था, जवाहर नवोदय विद्यालय नाम के एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। तो मुझे 7th में भी मैग्नीशियम का रिबन जला के दिखाया गया था। देखिए इसको एक्टिविटी कैसे की जाएगी, ये एक होता है बर्नर, ये एक दोस्तों बर्नर हो गया, यहाँ इसका वो स्टोव है, मतलब ऐसा नॉब जैसा रहता है घुमाने वाला, फिर यहाँ से ये क्या बोलते हैं आग निकलेगी, ऐसे निकल रही है। मतलब दोस्तों आप जब अपने स्कूल में जाएंगे, वैसे तो अभी कोविड की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि बर्नर चालू करते हैं, इसे बंसन बर्नर कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बंसन बर्नर, बंसन बर्नर। तो क्या होता है जब इसे ऐसे नॉब चालू कर देंगे तो वहां से मतलब गैस की सप्लाई स्कूलों में रहती है केमिस्ट्री लैब में, तो ऐसे पूरा फ्लेम निकलेगा। अब यहाँ तो मैंने ब्लैक कर दिया, लेकिन दोस्तों फ्लेम ब्लैक नहीं होता, फ्लेम आपको ऑरेंज येलो टाइप का दिखेगा। अरे फ्लेम वही वैसा ही होता है जैसा आपके घर का गैस सिलेंडर होता है ना, बिल्कुल वही फ्लेम होता है, क्योंकि नीचे सिलेंडर ही रखा रहता है। अब इस पे क्या होगा ना, एक मैग्नीशियम का आप रिबन लाएंगे पास में, ये एक रिबन है, मतलब एक पतला सा स्ट्रिप जैसा है। जैसे कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप एक पेपर का इतना सा स्ट्रिप फाड़ लीजिए, समझ लीजिए वो मैग्नीशियम का रिबन है, उसे कहते हैं हम मैग्नीशियम रिबन। अब देखिए अब यहां से आपका 9th का केमिस्ट्री भी लिंक होना शुरू हो जाएगा। मैग्नीशियम का दोस्तों सिंबल क्या होता है, Mg। तो चलिए हाँ, अब इसे है ना बर्न किया जाएगा। मैग्नीशियम क्या होता है ना, मतलब मैग्नीशियम रिबन को अब बर्न करेंगे तो हमें क्या दिखेगा। तो दोस्तों जब आप इसे ऐसे इसे मतलब, और देखिए इसे पकड़ते कैसे, इसे आप हाथ से नहीं पकड़िएगा क्योंकि मेटल है, पूरा गर्म हो जाएगा। मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपने 9th में पढ़ा होगा। यहाँ से मतलब पूरा 9 का मिक्स होना शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे एक टोंग्स होते हैं, ऐसे मतलब चिमटा जैसा आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ चिमटा होता है ऐसे पकड़ने के लिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, रोटी बनती है हमारे घर में तो कितने लोगों के घर में ऐसा एक चिमटा जैसा होता है। या आप ऐसा समझिए कि हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे खाना जो निकालता है तो भी एक चिमटा में ही निकालता है ना, तो उसी दोस्तों उसी टाइप का एक चिमटा होता है, उसे है ना केमिस्ट्री लैब में कहते हैं टोंग्स, ए पेयर ऑफ टोंग्स ऐसा कहते हैं। हाँ, तो ये इससे मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं और ऐसे करके जलाते हैं। मतलब यहाँ पे आदमी का हाथ रहेगा, 5 ही उंगली होती है ना, ऋतिक रोशन के पास तो 6 है। चलिए, तो इसे जब जलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, और ये इतनी ज्यादा व्हाइट फ्लेम होती है ना कि इससे आप अंधे भी हो सकते हैं। मतलब जब आप ऐसे मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो बहुत तेज मतलब हाँ, आपने वेल्डिंग करते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन वेल्डिंग करते तो ऑरेंज फ्लेम निकलता है, इसमें व्हाइट फ्लेम निकलता है, जिसे डैजलिंग कहते हैं। डैजलिंग यानी कि एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा चमकीला। उसे अगर आप थोड़ी देर तक भी देखेंगे तो आप अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए मतलब है ना, हमें कहा जाता है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के मतलब देखे, या फिर 1 सेकंड में देख के इधर देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे लंबे टाइम तक नहीं देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो ये बहुत तेज ऐसा मतलब फ्लेम देगी, व्हाइट फ्लेम। उसके बाद क्या होगा ना, ये पूरा ऐसे पाउडर के फॉर्म में गिर जाएगी नीचे। अगर आप यहाँ पे दोस्तों एक प्लेट जैसा रखेंगे, अब ये जो प्लेट होता है इसे कहते हैं हम चाइना डिश, कोरोना डिश भी कह सकते हैं इसे, या वुहान डिश, जो भी है इसे चाइना डिश कहते हैं। चाइना डिश एक मतलब सिंपल सा बस कटोरी होता है, पता नहीं चाइना डिश कहने का क्या जरूरत है इसे, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। सिंपल सा आप घर में अपने प्लास्टिक का कोई कटोरी होगा छोटा सा, बस वही होता है, वैसा ही चाइना डिश होता है। अगर आप दोस्तों इसे इसके नीचे चाइना डिश रखेंगे या कोरोना डिश भी रख सकते हैं, आजकल तो ये नया भी चला है वुहान डिश। तो क्या होगा ना, यहां से इसके सारे पाउडर ऐसे झड़ जाएंगे, यानी कि ये क्या बनेगा, ये ऐश बन जाएगा, राख जिसे बोलते हैं ना, राख, राख मिट्टी में मिल जाऊंगा, राख बन जाऊंगा, बस यही हो गया इसके साथ। तो यही था हमारा एक्टिविटी 1.1। इसमें हमें क्या समझना था कि अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को, देखिए अब इसमें क्या हुआ ना, ये चीज आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी अगले वीडियोस में। ये चैप्टर मैं कुछ 4 वीडियो में कराऊंगा,
मतलब ये अभी केमिस्ट्री की भाषा में क्या हो रहा है ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी ये बस आप ऐसे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे तो दोस्तों आप क्या देखेंगे कि आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, बहुत तेज डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली, और उसके जो एस थे उसको आपने चाइना डिश में कलेक्ट किया और बस हो गया। तो यही था दोस्तों एक्टिविटी 1.1। इसे लिखने विखने का जरूरत नहीं, सब आपके एनसीईआरटी में है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं बता दूंगा। क्या दोस्तों आप लिख रहे हैं? चलिए लिख रहे हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। देखिए मैं आप एक हल्का सा टिक लगा दूंगा, मत या फिर मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ कि उतना पार्ट आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों आप इतना जो मैंने बॉक्स के अंदर लिया है इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, कोरोना डिस वो सब छोड़ दीजिए। तो एक्टिविटी 1.1 दोस्तों इतनी थी। अब एक्टिविटी 1.2 आएगी और 1.3, फिर इसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन कहीं हुआ ये हमें पता कैसे चलेगा, और उसके बाद ये वीडियो समाप्त। वैसे इसके बाद और 3 वीडियो आएंगी ऐसी ही, और उसके बाद मैं यही सेम कपड़े में आपके साथ और 3 वीडियो में आऊंगा। इसी शर्ट में मैं 3 वीडियो में और आऊंगा, और इसके बाद ये वीडियो मतलब सॉरी ये चैप्टर खत्म। चलिए थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, 10 मिनट हो गया है। तो दोस्तों आपने समझा कि नहीं? देखिए केमिस्ट्री हम पढ़ते ही क्यों है कि हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। यहाँ पे मेन हमारा ऑब्जर्वेशन है कि वो व्हाइट फ्लेम जल रही है, ऐसा मतलब हमें ऑब्जर्व करना है, समझ रहे हैं? चलिए थोड़ा जल्दी लिख लीजिए। अब मैं एक्टिविटी 1.2 की ओर चलता हूँ। अब देखिए इसका केमिस्ट्री की भाषा में क्या सा मतलब है ये आपको शायद सेकंड या थर्ड वीडियो तक पता चल जाएगा, अभी ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, अभी हम केवल एक्टिविटी जैसा देख लेंगे। हाँ इसमें देखिए दोस्तों एक चीज पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करेंगे ना तो ये सही से बर्न नहीं होगी। इसके लिए क्या करते हैं ना कि मैग्नीशियम रिबन को, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है तो इसको सैंड पेपर नाम का एक पेपर होता है, सैंड पेपर बहुत ही ज्यादा रफ पेपर होता है, मतलब उसे आप हाथ भी रखेंगे ना बहुत ज्यादा रफ होगा, उसे ऐसे इसे पूरा घस घस के साफ करते हैं। मतलब इसे पहले रब किया जाता है, रब करने के बाद ही इसको इस प्रोसेस में डालते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन क्या है कि देखिए हाँ रीजन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए रीजन आपको सेकंड या थर्ड वीडियो तक पता चल जाएगा। लेकिन तब तक आप दोस्तों ये दिमाग में रखिए कि मैग्नीशियम रिबन को कभी बर्न करना है तो हमें सैंड पेपर पहले रब करने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि क्यों जरूरी है सैंड पेपर को रब करना, सॉरी सैंड पेपर को रब नहीं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करना। ये क्या हो गया, वीडियो शुरू हुआ नहीं कि पता नहीं क्या हो गया, लगता है ब्लैक मार्कर से नहीं लिखना चाहिए। चलिए दोस्तों अब एक्टिविटी 1.2 की ओर चलता हूं। चलिए दोस्तों अब हम एक्टिविटी 1.2 की ओर चलते हैं। एक्टिविटी 1.2 क्या कहती है कि देखिए पहले में आपने देखा कि आप क्या चेंज हुआ, तो देखिए दोस्तों एक तो मतलब फ्लेम दिखी हमें, दूसरा वो पूरा मतलब गर्म हो गया ना, क्योंकि कोई भी चीज गर्म करेंगे तो गर्म ही होगा। दूसरा देखिए दोस्तों एक्टिविटी 1.2 इसमें क्या कहा गया है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डालिए तो क्या होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो ये आपको 9th में बताया गया है। हाँ वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बनाना नहीं सिखाने वाला, इसे डायरेक्ट इसका वैल्यू बताऊंगा, मतलब क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या है। देखिए दोस्तों तो हम लेते हैं एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ऐसा कांच का होता है, कांच का मतलब ऐसा ट्यूब जैसा होता है, पतला सा, मोटा भी हो सकता है, वो जो स्कूल जो प्रीफर करे, लेकिन मतलब लगभग इतने थिकनेस का होता है टेस्ट ट्यूब, इतना बड़ा होता है। देखिए उसमें अगर हमने दोस्तों लेड नाइट्रेट डाल दिया और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों सॉल्यूशन डाल दिए, दोनों मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन थे, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। हाँ तो क्या होगा ना कि ये टेस्ट ट्यूब में यहां पर पीला पीला आ जाएगा,
हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा कि ये पीला कलर हो गया। अब देखिए, आप जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, आप अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको ये तो नहीं पता ना कि ये कौन से क्या चीज बन रही है, लेकिन आपको ये पता है कि ये कलर चेंज हो गया, क्योंकि कलर क्या होता है ना कि ये दोनों का कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। जैसे पानी होती है ना, पानी का कोई कलर नहीं, ये देखिए ये पानी है, इसका कोई कलर नहीं। वैसे ही दोस्तों ये दोनों केमिकल का कोई कलर नहीं होता। लेकिन आप कैसे बता सकते हैं कि रिएक्शन हुआ? रिएक्शन तभी होगा जब कुछ चेंज होगा। तो क्या होता है ना, ये जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाता है, और हमें दिखता है यहाँ पे येलो कलर आ गया। अब मेरे पास येलो मार्कर है नहीं तो मैं येलो से आपको बताता, लेकिन आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पे येलो कलर हो गया। तो ये हमारा एक्टिविटी 1.2 है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना, चेंज इन कलर हो गया, कलर का चेंज है ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और आपको आगे पता चलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको शायद थर्ड वीडियो में पता चल जाएगा। हाँ, आपको बनाना है तो बना लीजिए, मतलब एकदम सिंपल सा, जितना मैंने लिखा है ये सब करना पड़ेगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रखेंगे, मतलब मिक्स करेंगे तो येलो कलर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अब हम एक्टिविटी 1.3 की ओर चलते हैं। चले, देखिए मैंने आपको कहा था मैं आपको 3 एक्टिविटी बताऊंगा, तो पहली 2 एक्टिविटी बता दी। अब तीसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.3, इसमें क्या करना है दोस्तों, एनसीईआरटी के हिसाब से हमें जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं और इन्हें ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं ना दोस्तों, यहां पर ऐसे एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, जरूरी नहीं कोनिकल फ्लास्क ले, आप एक बीकर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो कोनिकल फ्लास्क, बीकर, ये सब आपके केमिस्ट्री लैब में आपको स्कूल में दिखाया जाएगा। कोनिकल फ्लास्क कैसे रहती है ना, आप देख ही पा रहे हैं कि इसकी गर्दन पतली होती है, बाद में इसका बेस चौड़ा होता है। अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि ये एसिड में पानी डाला गया है, पानी डाल के इसे मतलब इसका कंसंट्रेशन कम किया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे डालेंगे तो ये तो पानी की तरह होगा, लिक्विड जैसा, ये नीचे चला गया। अब इसमें दोस्तों हम जिंक के ग्रैन्युअल्स डालते हैं। जिंक कैसा होता है ना, ऐसा गोल गोल जैसा होता है, ऐसा बॉक्स गोल जैसा होता है। तो इसके हम कुछ पीसेस डाल देंगे यहाँ पे। जब ऐसा कर देते, ये देखिए ये था कोनिकल फ्लास्क, या बीकर भी ले सकते हैं, जिसने बीकर लिया है तो उसका मतलब इसका ये चीज बीकर हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये जो है ये जिंक ग्रैन्युअल्स है। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड का रिएक्शन है, तो आपको थोड़ा संभल के करना होगा। मेरे साथ क्या हुआ था ना 12th में कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो हमारे पेट में होता है, मैंने आपको बताया था कि HCl लाइफ प्रोसेस में, डाइजेशन में हमारे पेट में रिलीज होता है। तो कंसंट्रेटेड HCl मतलब कंसंट्रेटेड HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या हुआ ना दोस्तों कि मैं ड्रॉपर से करके ऐसे डाल रहा था, और यहाँ मेरा वो था, मतलब 12th के प्रैक्टिकल्स में नहीं, सॉरी हाँ प्रैक्टिकल्स में ही था, मतलब नॉर्मल क्लास वाले प्रैक्टिकल्स में, एग्जाम की बात नहीं है। जैसे ही मैंने ऐसा डाला, पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे हाथ पे ही आ गया, पूरा हाथ जल गया। ऐसा मुझे लगा, देखिए मेरा हाथ कहीं से जला नहीं है, मतलब मुझे ऐसा उस टाइम लगा कि हाथ जल गए, लेकिन मैंने तुरंत क्या किया, इसे हाथ को पानी से धो लिया, और बाद में फिर घर आके साबुन वाबुन से धोया। जलन वलन थोड़ा सा हुआ, लेकिन ऐसा कहीं जला वाला नहीं, समझ रहे, मतलब चमड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आप एसिड जहाँ भी है ना, एसिड को सावधानी से मतलब डाले। तो देखिए दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या फील होगा ना, ये रिएक्शन होने के बाद ये थोड़ी देर में ही रिएक्शन होता है, कुछ ही टाइम लगता है, ऐसा लंबा टाइम नहीं लगता है। आप अगर इस फ्लास्क को या बीकर को ऐसे पकड़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक मतलब है ना गर्म चीज फील होगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बीकर गर्म हो गया है। दूसरी चीज कि यहाँ से कुछ बबल्स उड़ते हुए आएंगे, मतलब ऐसा गैस उड़ रही होगी, ऐसा आपको लगेगा।
मतलब जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है और दूसरी चीज की गैस का रिलीज हो रहा है। अब वो क्या गैस रिलीज हो रही है ये सब आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, मतलब थोड़ी देर बाद यानी कि अगले वीडियो में। लेकिन मेन क्या है कि रिएक्शन में हमें क्योंकि ऑब्जर्व करना रहता है क्या क्या हुआ, तो रिएक्शन में जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया तो टेम्परेचर बढ़ गया बीकर का या फ्लास्क का और गैस का रिलीज हुआ। तो देखिए दोस्तों आपने ना नोट डाउन कर लिया होगा अब तक, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कहीं भी रिएक्शन हो रहा है कि नहीं ये कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। चलिए मैं मिटाता हूं, इतना तो लिख ही लिया होगा, ये पहला बीकर वाला। अब कहीं भी रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे पहचाना जाए, तो उसको मतलब वो कैसे करेंगे ना वो मैं आपको बताता हूं। और देखिए दोस्तों ये स्कूल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि मतलब हमें ये बताना है कि केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जिससे हम पहचान सके कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक तो होता है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा होता है चेंज इन स्टेट, तीसरा होता है चेंज इन कलर और चौथा होता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। यानी कि दोस्तों हमें एनसीईआरटी एक रास्ता देती है कि हम पहचान सके कि कहीं रिएक्शन हो रहा है कि नहीं केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं चेंज इन टेम्परेचर हुआ, जैसे कि पिछले ही एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जब आप बीकर को हाथ लगाएंगे तो वो गर्म रहेगा, तो देखिए दोस्तों क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो गया यानी कि रिएक्शन हुआ है। ये जरूरी नहीं कि चारों ही हो, मतलब कोई भी एक होगा तो रिएक्शन हुआ, ऐसा है। चेंज इन स्टेट ये मैं आपको बताता हूं अभी। चेंज इन कलर मैंने आपको बताया था एक्टिविटी 1.2 में कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाएंगे तो येलो कलर का बनता है, येलो कलर बनता है ना सॉल्यूशन में, तो वो जो होता है ना वो कलर का चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों वहां भी रिएक्शन हो गया। फिर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ये तो पिछले एग्जांपल में मैंने तो बताया कि वहां से गैस निकलती है। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं। अब देखिए मैंने आपको बताया था चेंज इन स्टेट, ये नहीं बताया, तो इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि दोस्तों यहां पे मैंने मोमबत्ती लिया, यहां पे मोमबत्ती का लाइट कर दिया। अब क्योंकि मोमबत्ती को जला दिया है तो धीरे धीरे यहां से मोम पिघलना शुरू होगा, और जो दोस्तों मोम पिघलेगा वो ऐसे लिक्विड मतलब सेमी सॉलिड के फॉर्म में नीचे नीचे सेटल होगा। थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाएगा कि मोम यहां से ऐसे फैल गया है। ऐसा ही होता है ना, आप जला के देखिएगा। यहाँ देखिए मोमबत्ती मतलब पहले एकदम पूरी लंबी होती है, इतनी स्टिक जैसी होती है, उसको जब जलाते हैं तो धीरे धीरे वो फैलते जाती है और मतलब पूरा तेल जैसा वहां पे मतलब वैक्स निकलता है। तो देखिए क्योंकि यहाँ से स्टेट सॉलिड से सेमी सॉलिड या लिक्विड टाइप का हो रहा है तो स्टेट चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये होता है चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आप कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।